गरीब बहू की घमंडी अमीर ननद। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गरीब गोपी मड़वा में दुल्हन बनी बैठी राधा को आंसू भरे आंखों से एकटक देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा और दशरथ भी फेरे होते देख रहे थे। आज मेरा मन बड़ा खुश है जी, हमारे आयुष का घर जो बस रहा है। खुशी तो होगी ही भाग्यवान, बहू जो उतार रहा हूँ। अब तो तुम्हें पक्की पकाई रोटी जो मिलेगी। शादी में सबके चेहरे खुशी से खिले थे, सिवाय दूल्हे की बहन नम्रता के। पता नहीं क्या देखकर मम्मी डैडी इस 2 कौड़ी की करीब से भैया की शादी कर रही है। तभी नम्रता बौखलाई हुई आकर सुमित्रा से घमंड दिखाते हुए बोलती है, मम्मी अभी वक्त है, रोक दो ये शादी। अरे इनकी हैसियत तो देखो, हम कहाँ और ये कहाँ। इन जैसे भिखारियों से रिश्ता जोड़कर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। और मैं कह देती हूँ, मैं इस गरीब को अपनी भाभी कभी नहीं मानूंगी। नम्रता, एक गरीब की बेटी को अच्छा घर द्वार मिल जाए, इससे एतराज क्या है। हम खुद भी एक बेटी के बाप हैं, समझी। राधा विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ सुमित्रा उसका स्वागत करती है। आओ दुल्हन, हमारे परिवार और इस घर द्वार में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। कलश गिराकर अंदर आ जाओ। जैसे ही राधा गृह प्रवेश करके अंदर आती है, नम्रता अमीरी का घमंड दिखाते हुए बोलती है, क्या लक है मैडम का। नजर उठाकर अच्छे से देख लो इस बंगले को। मेरी प्यारी भाभी, वैसे क्या लंबा हाथ मारा है तुमने, मिट्टी के घर से सीधे इतने बड़े बंगले की बहू। अपनी अमीर घमंडी ननद का दिया ताना तीर की तरह गरीब राधा के मन में चुभ जाता है। तभी दशरथ कहते हैं, नम्रता, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से इस तरह से बात करने का? हाँ? अरे माफी मांगो अभी तुम। माफी मांगे मेरी जूती। ये कहकर नम्रता पैर पटक कर कमरे में चली जाती है। अगले दिन राधा नहा धोकर रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी। सदा सौभाग्यवती भवा। माँ जी, आयुष जी ने बताया था कि आपको और बाबूजी को खीर पूरी पसंद है, वही बना रही हूँ। एक बार आप मुझे ये बता दीजिए, नंदन जी को क्या भाता है खाने में। बहू नम्रता को ठंड में गाजर का हलवा पसंद है, तो वो बना देना। थोड़ी देर में खाना बनाकर राधा मेज पर लगाती है। अरे वाह राधा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ बहू, खासकर खीर तो बहुत ही बढ़िया बनाई हो। एक कटोरी जरा और देना। जी बाबूजी। नम्रता, तेरी भाभी ने खासकर तेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है, कैसा बना है बता तो दे। तभी घमंड से भरी नम्रता कहती है, उफ़ो मम्मी, एक गाजर के हलवे के लिए मेरी गरीब भाभी को क्रेडिट क्यों देना। वैसे भी हलवा अगर टेस्टी बना है तो इसलिए उसमें मावा, खोया, दूध, घी, बादाम, काजू डाला है। वरना एक बार पूछ कर तो देखो मेरी गरीब भाभी को, अपने मायके में रूखी सूखी रोटी के सिवा कुछ नहीं मिला होगा। नम्रता के ऐसा कहने से राधा की आंखें नम हो जाती है। यूं ही दिन बीतते हैं। बेचारी राधा अपनी ओर से उसका दिल जीतने का हर जतन करती है। फिर एक दिन, मम्मी, डैडी, भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। आई लव समवन। शौर्य नाम है उसका। लड़का करता क्या है नम्रता? अपने पिता के पूछने पर नम्रता बड़े घमंड से अपनी भाभी की बेइज्जती करती है। डैडी, वो बिजनेसमैन है, करोड़ों कमाता है। आप लोगों की तरह गरीब घर की उठाईगिरी को बहू नहीं बनाया। आप बस मेरी शादी कर दीजिए। एंड मैंने अपनी शादी के लिए बैंक्वेट और क्रेटर्स पहले डिजाइन किया हुआ है, ये देखिए। मगर नम्रता, ये जगह हमारी हैसियत से बहुत महंगी है। फिर उसके बाद के खर्चे भी तो देखने हैं। भैया, मैं इस घर की इकलौती लड़की हूँ। इस बैंकेट में मेरी शादी नहीं हुई तो शौर्य के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अब मेरी गरीब भाभी के जैसे मंडवा गाड़ कर निपटाले वाली शादी तो नहीं करनी है ना मुझे। ठीक है नम्रता, तेरी शादी हम तेरे मन के मुताबिक ही करेंगे। दशरथ सुमित्रा ने पाई पाई नम्रता की शादी में लगा दी और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी कर दी। नम्रता विदा होके अपने ससुराल चली जाती है। उसका ससुराल किसी महल से कम नहीं था। हर तरह की सुख सुविधा के साथ नौकर चाकर सब थे। वहीं दूसरी ओर राधा का ससुराल गरीबी में जीने को मोहताज हो गया था और शादी के दूसरे दिन ही कर्ज के चलते वो अपने घर से किराए के एक छोटे से घर में बड़ी गरीबी में दिन काटने लगते हैं। हे भगवान, आज खाने में क्या बनाऊं? आटा भी खत्म हो गया है। इनकी जेब में देखती हूँ, थोड़े बहुत पैसे हो तो गेहूं पिसवा लाऊं।
राधा दीवार पर टंगी आयुष की शर्ट टटोलती है तो उसमें 1 रुपया भी नहीं था। ऐसे में अब वो गरीब बेचारी बहू ठंड सहती चक्की में गेहूं पीसने लगती है। हे प्रभु, आज तो कितनी ठंड है, चक्की भी नहीं चल रही है। बेचारी राधा ठंड में ठिठुरती हुई कठिनाई से गेहूं पीसने लगती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके द्वार पर आकर रुकती है, जिसमें से उसकी अमीर ननद महंगी साड़ी के शॉल ओढ़े बटुआ थामे उतरती है। अपने ननद को देखकर राधा अपने सभी गम को भुलाकर मुस्कुराकर गरीबी में भी उसका स्वागत करती है। अरे ननन जी, आप आइए ना। नम्रता बड़े ही घमंड से बिना कुछ कहे मुंह मोड़कर अंदर चली जाती है, मगर उसका पति शौर्य पैर छूकर राधा को इज्जत देता है। नमस्ते भाभी। खुश रहिए शौर्य जी। इसके बाद राधा घर आई अपनी ननद और उसके पति को चाय पानी देती है। ये लो नम्रता, चाय। तभी नम्रता अपनी अमीरी पर इतराकर बोलती है, ऐसे पानी कम चाय मैं नहीं पीती भाभी। मैं तो पहले से जानती थी मम्मी डैडी कि मेरी गरीब भाभी आप सबको ये दिन जरूर दिखाएंगी। हमारे घर में इनके कदम क्या पड़े, बना दिया गरीब। मुझे देखो कितने अमीर घर में ब्याई गई हूँ, वहां नौकर चाकर सब है। इतना सब सुनकर राधा चुप नहीं रह सकी और उसने कहा, कभी कभी अपने भाग्य की खुशियां औरों को देनी पड़ती है नम्रता। माँ पापा, आप दोनों ये कुछ पैसे रखिए आपके खाने पीने के लिए। नम्रता का ये बर्ताव देखकर उसके गरीब माँ बाप को बहुत ठेस पहुंचता है और दशरथ डबडबाई आंखों से कहता है, ये धन तो अपने पास बचा कर रख मेरी बेटी। हमारे घर की लक्ष्मी हमारी बहू है, वो हमारे पास है। हाँ ठीक है, चलो शौर्य। नम्रता गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, मगर शौर्य उससे समझदार था। उसकी नजर में रिश्तों की अहमियत कहीं बढ़कर थी। माँ जी, बाबू जी, राधा भाभी, देखिए नम्रता के इस बर्ताव के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक और जहां नम्रता की जिंदगी अमीरी में तो उसकी गरीब भाभी की जिंदगी कठिनाई में बीत रही थी। मगर कहते हैं ना कि वक्त किसने देखा है। प्रणव, तुझ पर भरोसा करके मैंने तुझे बिजनेस पार्टनर बनाया अपना, और तू मेरे मेहनत के बनाए शेयर मेरे दुश्मनों को बेच रहा था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जा, पहले खुद को तो बचा ले। मैंने तेरा घर बार सब कुछ सील कर दिया है। एक ही झटके में प्रणव और अमृता से उसका सब कुछ छिन जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रणव उल्टा शौर्य पर केस दर्ज कर देता है। कोर्ट में शौर्य के खिलाफ केस चलता है। आखिर में नम्रता मदद मांगती हुई अपनी गरीब भाभी के दरवाजे पर आती है। माँ, पापा। शौर्य जी, नम्रता रो क्यों रही है? बात क्या है? शौर्य उसे सारी बातें बताता है। भाभी, उस फाइल का मुझे मिलना बहुत जरूरी है। उसी से अब सब कुछ बच सकता है। कल कोर्ट में मेरी पेशी है। धोखा देकर भी प्रणव ने उल्टा मुझे फंसाया है। आप चिंता मत कीजिए। रात के अंधेरे में राधा दफ्तर पहुंचकर फाइल की छानबीन करके आखिरकार उसे ढूंढ लेती है और कोर्ट में पहुंचती है, जहां प्रणव का घूसखोर वकील खड़ा होता है। योर ऑनर, यहाँ दिए हुए गवाह से साफ साफ साबित होता है कि शौर्य ने न सिर्फ शेयर बेचे हैं, बल्कि मेरे क्लाइंट, जो कि उनके आधे बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ भी धोखा किया है। ये झूठ है योर ऑनर। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? हाँ, कोर्ट जज्बात नहीं सबूत मांगती है। मैं सबूत दूंगी योर ऑनर, और ऐसा सबूत दूंगी जिसके बाद ये केस एकदम साफ हो जाएगा। सबूत देखने के बाद शौर्य को उसका सब कुछ मिल जाता है। वहीं बिजनेस के प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए प्रणव को जेल भी हो जाती है। और आखिर में नम्रता अपनी गरीब भाभी से कहती है, मुझे माफ कर देना भाभी। मैं हमेशा अपनी अमीरी का घमंड आपको दिखाती रही, मगर आज आपने मेरे लिए जो किया है, मेरे जीवन में आपका दर्जा उस भगवान से कम नहीं। ये सुनकर राधा नम्रता को गले लगा लेती है। वहीं नम्रता को रिश्तों की कद्र समझ में आ जाती है